हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने तय किया कि एक वन शॉट वीडियो बनाया जाए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मुझे भी अभी नहीं पता कितने मिनट का होगा, कितने घंटे का होगा, पर मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्कस करने का और सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में कुछ क्वेश्चंस कैसे आसानी से बन सकते हैं इस पे भी डिस्कशन करूँगा। तो आप सभी जो जेई की एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इवन नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मोस्टली क्वेश्चंस के थ्रू ही हम डिस्कस करेंगे और फॉर्मूले वगैरह डिराइव करना मैं अवॉइड करूंगा, पर सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे और मज़ा आएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम अपने इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। आइए, सबसे पहले एक की पॉइंट पढ़िए, इसको आप सभी लोग। यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम डज नॉट चेंज if there is no external force acting on the system. Internal forces can change the velocities of individual particles, but they cannot alter velocity of center of mass. A system may be having many particles. A collection of particle is basically a system. So a system may be having only one particle, two particle, or even more than two particles, right? So when there is no external force on the system, it means the individual particles of the system may be applying force on one another, but there is no external force on the system. Or there are external forces on the system, but their vector sum is 0. Think of a situation when there are external forces on a system, but when you add those external forces, the resultant is 0. In all such cases, the velocity of center of mass cannot change. Center of mass का मोशन तभी बदलता है जब एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स हो। इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोशन में बदलाव हो सकता है, जैसा एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। आपने इस पोजीशन से इनको छोड़ दिया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसकी वेलोसिटी बदली क्योंकि इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स है। कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। उसी तरह इसकी भी वेलोसिटी बदली क्योंकि इस पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन अगर हम इसको एक सिस्टम मानते हैं, इन दोनों पार्टिकल्स के कलेक्शन को एक सिस्टम मानते हैं, और यहाँ मुझे बाहर से कोई फोर्स दिख नहीं रहा है, तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बदलेगी। जब हमने छोड़ा दोनों को तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, दोनों रेस्ट में थे, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में था। थोड़े समय के बाद देखेंगे तो ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें अभी भी 0 ही मिलेगी। सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये पता है कि एक सिस्टम में कई पार्टिकल्स अगर हों तो सभी के मोमेंटम को वेक्टोरियली जोड़ दीजिए। m1 v1 फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम है, m2 v2 सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम है, m3 v3 थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम है। जितने पार्टिकल हैं सबके लीनियर मोमेंटम का वेक्टर एडिशन कीजिए और इसको टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए। टोटल मास मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, इसको मैं कैपिटल M लिख दे रहा हूँ। दिस गिव्स यू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर v1 और v2 दो पार्टिकल हैं मेरे, v1 v2 दोनों 0 हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 है। ओरिजिनली अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो हर समय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 रहेगी। ये दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी बदल रही है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शन, बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। Total mass into velocity of center of mass, it is equal to momentum of first particle plus momentum of second particle plus momentum of third particle plus momentum of fourth particle, so on. That is, this is the total momentum of the system. So एक सिस्टम का अगर टोटल मास पता हो
उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता हो तो हमें उसका लीनियर मोमेंटम पता होता है। एक और बात, इस इक्वेशन को हम कंपोनेंट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि अगर मुझे पार्टिकल 1 की वेलोसिटी का x कंपोनेंट पता है, v1x वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, फिर ये वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं, v2x v3x सभी पार्टिकल के मोमेंटम का x कंपोनेंट अगर जोड़ दें और टोटल मास से डिवाइड कर दें तो हमें सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिल जाता है। सिमिलरली आप y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के लिए भी कर सकते हैं। आइए एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इट्स टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय VCM। ये मैंने समझा दिया आपको, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो या एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है, देन VCM विल नॉट चेंज, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। अगर वो जीरो था तो जीरो रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड था तो 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। दिस इंप्लाइज दैट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज व्हेन F external is zero. When F external is zero, momentum of a system will not change. This is nothing but law of conservation of linear momentum. Momentum of a system does not change when F external is zero, provided it has fixed mass. मतलब अगर आप रॉकेट को एक सिस्टम मान लें, तो रॉकेट का मास लगातार बदल रहा है, उससे निकलने वाली गैस को आप अपने सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हो, रॉकेट ही आपका सिस्टम है, जो गैस बाहर चला गया वो आपके सिस्टम से बाहर चला गया, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो भाई उसका मोमेंटम बदल सकता है, भले ही उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो। पर एक क्लोज सिस्टम अगर है जिसका मास नहीं बदल रहा है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, फिर उसका मोमेंटम नहीं बदलता है। इस प्रिंसिपल को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इवेंट्स लाइक एक्सप्लोजन, कोलिजन एक्सेट्रा डू नॉट चेंज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे इवेंट जैसे एक बॉम्ब रखा है, एक्सप्लोजन हो गया, बाहर से किसी ने हथौड़े से नहीं मारा, इंटरनल कारणों से अगर एक्सप्लोजन हो गया, दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर गए, बाहर से कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं था, कोलिजन के दौरान दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, अदरवाइज बाहर से कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं था। ऐसे सिचुएशन में सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का मोशन नहीं बदलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन acceleration of center of mass is given by net external force acting on the system divided by total mass of the system। ये जो हमने इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा था, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो dv by dt एक्सेलरेशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ये 1/m कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, m1 कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा, dv by dt ये सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। सो मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 सो ऑन सो फोर्थ। ये m1a1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, m2a2 क्या है, सेकेंड पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। इन सब को अगर हम जोड़ते हैं वेक्टोरियली तो इंटरनल फोर्सेस के पेयर कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे हमें इसका सम एक्चुअली नेट एक्सटर्नल फोर्स ही मिलता है। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, व्हिच मींस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज नोन इफ यू नो द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अगर आपको सिस्टम पे लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स पता है, फिर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डेफिनेटली पता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आपको सिस्टम में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनके एक्सेलरेशन को पता करने में तकलीफ आ रही हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको 100% पता होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स पता है। आपके कमरे में जो सीलिंग पे फैन लगा है, उस फैन का स्विच ऑन कर दीजिए, उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है आप मुझे बता सकते हैं? 0 है। क्यों? फैन घूमना जरूर शुरू कर चुका है पर उसके सेंटर ऑफ मास में कोई मोशन नहीं है। अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हो जाए, चलने लगे, तो फैन इस कमरे से पड़ोस के दूसरे कमरे में चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि फैन के सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है
मीन्स फैन पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। फैन पे जितने भी बाहरी फोर्स लग रहे हैं, चाहे वो एयर का रेजिस्टेंस हो या वो जिस हुक से बंधा है उस हुक का फोर्स हो या उसका वेट हो, इन सब को जोड़ दें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो ही होगा, क्योंकि उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज point of application of external forces and shape and size of the system are not important while using this equation. While you are trying to write the acceleration of center of mass, it is not necessary to know the point of application of the force, and it is also not important to know what is the shape and size of your object or system. For example, suppose एक रॉड है जिसको आपने एक टेबल पे ऐसे रख दिया है, ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल टेबल पे। अब आप इस रॉड के इस एंड पे यहां फोर्स लगाओ F, या इस रॉड के सेंटर पे एक फोर्स लगाओ, या इस रॉड पे यहां एक फोर्स लगाओ। अगर ये तीनों फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम है तो फिर इन तीनों केसेस में रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक ही एक्सेलरेशन होगा। रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा फोर्स बाय मास ऑफ द रॉड। कोई पूछे रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है तो F/m। कोई मुझसे पूछे कि रॉड के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है तो ये मेरे लिए एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, हालांकि हम इसको भी आंसर कर सकते हैं, पर अभी जितना हमने पढ़ा उसकी बेसिस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पॉइंट, इस पार्टिकल पे जो पड़ोस के पार्टिकल हैं, नेबरिंग पार्टिकल्स हैं रॉड के, उनका भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अगर इस पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करना है तो मुझे इस पार्टिकल पर ये पड़ोस के पार्टिकल क्या फोर्स लगा रहे हैं ये पता होना चाहिए। लेकिन सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस डिसाइड करते हैं। तो इन तीनों ही सिचुएशन में रॉड के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमें पता है कि वो F/m होगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होगा। बच्चों यहाँ ये भी बता दूं कि अगर हमने इस रॉड के ऊपर एक फोर्स ऐसा लगाया F, तो प्लीज ध्यान दीजिए रॉड कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चलेगा, फैक्ट है, पर इस बार भी हम रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जानते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड F/m के इक्वल ही होगा। इस बात को ऐसे भी समझ लो तुम कि सपोज एक रोप है तुम्हारे पास, एक रोप है जिसको तुमने हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पे रख रखा है। इस रोप को अगर तुम F फोर्स से पुल करते हो तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, रोप के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F/m होगा। और यही रोप अगर कुछ ऐसे ऐसे रखी हुई है, यही रोप कुछ ऐसे रखी हुई है टेढ़ी मेढ़ी, अब आप रोप के किसी भी पॉइंट पे, रोप के इस एंड पे, इस एंड पे कहीं भी यही फोर्स F अप्लाई करते हो, इस केस में भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F/m ही होगा। अब ये एक ऐसा केस है जिसमें इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन थोड़ा मुश्किल है बताना, पर हम कॉन्फिडेंटली क्या बता सकते हैं, रोप के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। हाँ, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट हो सकता है जो यहाँ पे कहीं हो इस डायग्राम में, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो कहीं यहाँ पे हो, और इसका एक्सेलरेशन हमें पता है ये F/m है। तो ऑब्जेक्ट का शेप साइज क्या है इससे कोई मतलब नहीं, फोर्स किस पॉइंट पे लगाया गया है इससे कोई मतलब नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स पता है तो आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए, यहां पे लिखा है इफ UCMX, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, x फॉर x कंपोनेंट। अगर किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट जीरो है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, और हमने देखा कि इस सिस्टम में जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका x कंपोनेंट भी जीरो है। ऐसी स्थिति में सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट संभव नहीं है। क्यों? सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में जीरो है। हो सकता है y और z डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास चल रहा हो, बट x डायरेक्शन में हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है। सिस्टम पर x डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट जीरो है। सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट जीरो है, ऐसा हमने देखा है। तो अब कोई भी पॉइंट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है
जिसका एक्सेलरेशन भी 0 है वो तो रेस्ट में ही रहेगा ना। फिर ऐसे केस में सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितनी देर बाद भी आके हम देखें एक्स डायरेक्शन में 0 ही मिलेगा। हो सकता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हों, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें एक्स डायरेक्शन में, पर सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होगा बच्चों। अगर इस सिस्टम में हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स हैं, मान लो n पार्टिकल्स हैं, और सभी ने एक दूसरे को थोड़ा बहुत इधर उधर खिसका दिया फोर्स लगा के, पर हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो ऐसी हालत में जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं उनके एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होंगे उनके बीच ये रिलेशन होगा। m1 डेल्टा x1, फर्स्ट पार्टिकल का मास m1, वो एक्स डायरेक्शन में लेटर से डेल्टा x1 खिसक गया। m2 मास का पार्टिकल डेल्टा x2 खिसक गया। क्यों खिसक गए ये लोग एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, पर सिस्टम पर बाहर से फोर्स नहीं है, तो ये एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर सिस्टम पर बाहर से फोर्स नहीं है। फिर से इस एग्जाम्पल को देखिए, ये दोनों चार्ज पार्टिकल ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। एक पार्टिकल x1 इधर खिसक गया, एक पार्टिकल डेल्टा x1, और दूसरा पार्टिकल डेल्टा x2 इधर खिसक गया। तो ये इन्होंने इंडिविजुअली एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, लेकिन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ है। ये खबर मुझे है। कैसे खबर है? मैंने देखा था कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ऐसे में सेंटर ऑफ मास नहीं चलता। और सेंटर ऑफ मास जब नहीं चला तो ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए, m1 फर्स्ट पार्टिकल का मास, डेल्टा x1 उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, m2 दूसरे पार्टिकल का मास, डेल्टा x2 उस दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, m3 डेल्टा x3 तीसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अगर इन सबको जोड़ दें तो हमें 0 मिलेगा। अगर सिस्टम में 2 ही पार्टिकल हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया m1 डेल्टा x1 is equal to minus of m2 delta x2. This relationship tells you that if a system comprises of two objects having mass m1 and m2, and we are sure that the center of mass of the system has not got displaced, but the two particles have moved, the two objects have moved, but we are sure that center of mass has not moved. In that case, we can write this relationship between the displacement of the two objects. m1 मास का ऑब्जेक्ट अगर डेल्टा x1 डिस्प्लेस हुआ है x डायरेक्शन में, m2 मास का ऑब्जेक्ट डेल्टा x2 डिस्प्लेस हुआ है x एक्सिस के अलोंग, and there is no movement of center of mass along x axis, in that case we are free to write this equation. m1 delta x1 is equal to m2 delta x2 with a negative sign. Now what does this negative sign tell you? Negative sign tells us that delta x1 and delta x2 are in opposite direction. That means m1 मास का पार्टिकल अगर लेफ्ट की तरफ चला है तो m2 मास का पार्टिकल डेफिनेटली राइट की तरफ चला है. Delta x1 and delta x2 are in opposite direction. So while solving a numerical question, if we have already assumed that one of the particles or one of the objects has moved in towards left and the other one has moved towards right, then there is no need of writing this minus sign. हमने minus sign को already account में ले लिया. We are already saying that one of the particles has moved towards left and the other one has moved towards right. So there is no need of writing this minus sign again. I can simply write m1 delta x1 is equal to m2 delta x2. And this can help you solve many questions, many of them which have been asked in JEE exams or even NEET exam. So this particular understanding can help you solve n number of questions. I'll give couple of examples. Think of a rod that is standing on a frictionless smooth table. The rod is standing on this table, right? The rod has mass m, its length is L. This is a rod that is standing like this. There is no friction. I leave this rod. इस rod को छोड़ दिया. Normally जरा सा भी disturbance होगा तो rod will start falling. It will fall. So the simple question is, what will be the path of the center of mass of the rod as it falls?
what will be the path of center of mass of the rod as it falls? You can pause the video, think over it, try to guess the answer. Obviously the answer is straight line. The center of mass is going to fall vertically. The center of mass is going to fall vertically. Please, the reason is there are only vertical forces acting on this rod. When you release this rod, let us say after some time, the rod is in this position. वो थोड़ा slip होके इस position में आ गया है. Then also, the forces which are acting on this rod are its weight and the normal reaction force. There is no other force. I have said that the surface is smooth, so there is no friction. So if there is no friction, then there are only vertical forces acting on this system, that is rod, and thereby the center of mass can experience only vertical acceleration. Had there been some horizontal force, for example, if there were friction present here, then there would have been, certainly would have been, a horizontal movement of center of mass. If there is some horizontal force present, then it will cause the center of mass to accelerate in horizontal direction. But because there are only vertical forces, so center of mass can move vertically only. I leave it as an exercise. थोड़ा करके देखिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत तिकड़म लगाएंगे तो हो जाएगा. इसमें कोई बहुत शायद फिजिक्स भी नहीं है, थोड़ी मैथमेटिक्स है. अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे at some distance r from the lower end, what kind of path P will follow? Will it be a straight line? Will it be a parabola? Will it be an ellipse? Will it be an ellipse, parabola, or a straight line? What kind of path point P will take? I leave this as an exercise for you. इसमें center of mass का बहुत बड़ा concept नहीं है, इसलिए आप खुद से करिए. अभी मैं यहाँ पे deviate हो जाऊँगा अपने मुद्दे से, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ. So the locus of center of mass which has been asked, it is a straight line. The center of mass is going to fall straight, and finally, when the rod hits the floor, the center of mass will go straight, and it will be here when the rod falls flat on the table. Okay, here is your next question. Suppose there is a rod of mass m and length L which is hinged about this point. This is hinge point, and it is rotating like this. It is rotating on a horizontal table like this, right? The rod has been fixed at one of its end. यहाँ पिन लगा दिया आपने, and it is rotating like this at an angular velocity omega. There is no friction, etc., nothing. The rod is rotating with an angular speed omega, mass of the rod is m, and length of the rod is L. The question is, what is the hinge force? How much force this pin, this hinge is exerting on the rod? That is the question. Again, pause the video, give it a try. I am extremely hopeful that most of you will be able to do it. Students, the rod is moving. Rod comprises of many particles. The fact is that acceleration of this particle of the rod is different from acceleration of this particle. It is different from acceleration of this particle. All particles are moving in circles, but the radii of those circles are different from one another. Angular speed omega is same. So if a particle is moving in a circle of radius r with an angular speed omega, constant angular speed omega, its acceleration is towards the center of the circle and has a magnitude omega square r. So the rod has n number of particles. All particles are having different accelerations. But the question is asking, what is the hinge force? How much force the hinge is applying on the rod? So if you look at this system carefully, the rod is rotating like this. Of course, there is a normal reaction force, there is a weight of the rod, but those two forces balance out, isn't it? Because there is no vertical movement of the rod. Rod is moving horizontally on the table. There is only one agency which can apply a horizontal force on the rod, and that agency is hinge, the pin. Pin is the only thing which can exert a horizontal force on the rod. So pin is applying some horizontal force on the rod. Let us say that force is F. Just imagine that that force is F. Is there any other horizontal force on the rod? Answer is no. When the rod is in this position shown in the picture, how is the center of mass of the rod moving?
the center of mass is at the geometrical center of the rod if it is a uniform rod, and center of mass is moving in a circular path of radius L by 2. Let us focus on the motion of center of mass of the rod. How is the center of mass moving? This center of mass is an imaginary point that is describing a circle of radius L by 2 at an angular speed omega. So, what is the acceleration of center of mass? The acceleration of center of mass is omega square L by 2, radius L by 2, angular speed omega. Now, when does the center of mass of a system accelerates? It can accelerate only when there is a force, external force. Which agency is applying this external force? Obviously, the hinge. Hinge is the only thing which can apply horizontal force. To get a horizontal acceleration of center of mass, there must be a horizontal force on the rod. Now, who will apply this horizontal force? The hinge. So, hinge is the only thing that can apply a horizontal force on the rod. So, Fh be the hinge force, let Fh be the hinge force. What will be its magnitude? That is the only external force. So, external force is mass times acceleration of center of mass. So, mass of the whole rod is m into acceleration of its center of mass. So, mass of the rod into acceleration of center of mass is definitely equal to net external force acting on this rod, isn't it? And we are sure that the external force can be applied only by the hinge. Therefore, this is the hinge force. The mass of the rod into acceleration of center of mass. That is the net external force acting on the rod, and the external force, unbalanced external force that is being applied on the rod is by hinge only. So, hinge force is equal to this much. I hope you have understood this. Move on. Now, there is another question. There is a smooth table, and on this smooth table there is a straw. एक लकड़ी का हल्का सा टुकड़ा स्ट्रॉ जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो यार. ये स्ट्रॉ है जिसका मास है कैपिटल M, इसकी लेंथ है L. इस स्ट्रॉ के एक एंड पे एक बहुत ही छोटा सा इंसेक्ट है. यू कैन ट्रीट इट एज ए पॉइंट मास. मास ऑफ द इंसेक्ट इज स्मॉल m, राइट. Everything is stationary, there is no friction, nothing. There is no friction between the straw and the table. There is friction between the insect and the straw. पर straw और table के बीच में कोई friction नहीं है. Now the insect starts walking on the straw. It moves from this end of the straw to this end. ये जो insect है वो इस end से चलकर इस end तक जाता है. What will be displacement of the straw? When the insect moves from end A to end B, what is the displacement of the straw? That is the question, and I am sure most of you must have done this type of questions while you were studying this chapter. So, it is a revision session basically. I want you to revise all the important concepts. So, I have taken a very routine kind of question. How do we answer this? Okay, there is friction between insect and straw. They exert force on one another. If the insect wants to move forward, there is only one way. The straw must be exerting some friction force on the insect in forward direction towards B, and the same friction force acts on the straw in opposite direction. So, this is going to cause the straw to move towards left, whereas the insect will move towards right. So, after some time, when the insect reaches point B, how much the straw has moved? That is the question. I draw this here once again. This is the straw or the bar, and this is the insect. After some time, the insect moves from this end to this end, but during that interval, the straw is also moving. Let us say the straw shifts to the left by some distance x. The straw moves to the left by some distance x. This is x, this is also x. By the time insect reaches here, when the insect crawls on the straw, it moves from one end to another end. During that interval, the straw is also moving because insect and straw are applying force on one another. So, they are causing one another to move in opposite direction. But the system as a whole, system means insect plus a straw,
the system as a whole is devoid of any horizontal external force. There is no horizontal external force acting on this system because the table is frictionless, the table is smooth, and there is no other agency which can apply any horizontal force on this system. So, the initial velocity of center of mass when the insect was at rest at point A is 0, nothing is moving. The acceleration of the center of mass of the system is also 0 because there is no external force in the horizontal direction. We are talking about horizontal direction only, let us focus on that direction only. So, there is no acceleration of center of mass. When this condition holds, we know that there will be no displacement of center of mass of the system. So, center of mass of the system should not get displaced. When the insect is crawling, the straw is moving such that the center of mass of the system remains at its original location. जहाँ था वहीं रहेगा. सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिनली यहाँ था तो जब ये इंसेक्ट यहाँ आ जाएगा उस समय भी सेंटर ऑफ मास स्पेस में देखेंगे तो वहीं रहेगा. और ये तब पॉसिबल होता है दो ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए. हमने कहा जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें और ये रिलेशनशिप होल्ड करना चाहिए. देखिए इंसेक्ट कितना मूव हुआ. इंसेक्ट इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास m. व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट. अगर ये स्ट्रॉ नहीं चला होता तो इंसेक्ट l डिस्टेंस चलता. लेकिन फैक्ट ये है कि जब ये इंसेक्ट यहां से चलकर यहां आया उतनी देर में ये एंड जो है, एंड बी, ये खुद यहां आ गया. तो आप ड्राइंग से ही देख सकते हैं कि इंसेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन ये थी, स्पेस में देखिए यहां थी, और अब वो यहां है. वो कितना डिस्प्लेस हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट l नहीं है, l माइनस एक्स है. सो इंसेक्ट हैज मूव टू राइट by a distance of L minus x. And what is the displacement of straw to left? X. Mass of the straw is mx. I hope you have understood this. m1 delta x1 is equal to m2 delta x2. Delta x1 and delta x2 are in opposite direction. You just need to observe carefully, that displacement of the insect towards right is not L, it is L minus x. You just simplify this and you get. So, this is the displacement of the straw by the time insect reaches the other end of the straw. Again a very question based on a very similar concept. Let us say this is a smooth table and there is a hemisphere placed on this smooth table. In this question the hemisphere is also smooth. The question says hemisphere is smooth, it is placed on a smooth table. There is a small block, very small block, you can treat it like a particle, is released from here and it begins to fall like this, as shown in the figure. It begins to fall like this. So, initially this small block is over here, it is released and it begins to slip on the hemisphere. When it slips to this position given by angle theta, when the block moves from this position to this position with respect to the sphere, वर्टिकल से थीटा एंगल पे जब ये ब्लॉक आ जाए, बाय दैट टाइम व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस हेमिस्फीयर. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस हेमिस्फीयर? इट इज गिवन दैट रेडियस इज कैपिटल आर. The radius is capital R. What is displacement of this hemisphere by the time the small block slides by an angle theta with respect to the sphere? Pause the video. Try it yourself. I told you it is based on same concept as the last one. Here I am solving the question for you. After some time, when the block slides like this, actually what is happening, when the block slides like this, there is a normal reaction force acting on the block due to the sphere. The hemisphere applies a normal reaction force like this, right? And at the same time, the block exerts a normal reaction force on the hemisphere like this. So, because of this normal reaction force, the hemisphere has to move towards left. This normal reaction force has got a horizontal component. There is a force applied by the small block on the hemisphere, normal reaction force, which has got a horizontal component. And because this sphere is experiencing a horizontal force towards left, it will move. And the block is experiencing a force this way, so it will move this way. So natural, very natural. So the two objects are interacting with one another. They are
they are changing velocities of one another, but the system as a whole does not have any external force in horizontal direction. Of course, there is a unbalanced vertical force in this case. If this block slides down, its speed increases. So actually vertical forces on this whole system is not zero. But let us not talk about vertical direction. Let us focus on what is happening in horizontal direction. So in horizontal direction, there is no external force. We are very sure external force, block plus sphere is our system. There is no external horizontal force, no external force in x direction. Initially when this was released, this was at rest, this was at rest. So velocity of center of mass initially was 0. There was no external force in x direction. That means there is no acceleration of center of mass in x direction. Initial velocity 0, acceleration 0, means center of mass will stay at rest as far as horizontal direction is concerned. So in x direction, there will be no displacement of center of mass. So after some time, let us assume that this sphere has got displaced towards left. मैंने इसी डायग्राम को यहाँ कॉपी कर दिया है, ये थोड़ा सा खिसका दिया है. तो थोड़े समय में this sphere will get displaced towards left by slight amount and the block will reach this position at an angle theta. In this diagram, the block is here. Just ignore this. Now after some time, the block is at angular position theta, और इतने समय में the hemisphere has moved by some distance x in horizontal direction, and you are supposed to calculate that x. So the center of the curvature of hemisphere, this thing, this has moved by x, this is x, isn't it? The whole sphere has moved by x, in fact. This thing has moved by x. This point has moved by x. So every point on this hemisphere has moved by x, obviously. Now what is the displacement of the block in horizontal direction? Very easy. Look at this distance. Look at this distance, students. Just a minute. Look at this distance. How much is this? This is radius r, this is theta. So look into this triangle. This red line has a length of r sine theta. Am I right? This is r sine theta. तो अगर ये हेमिस्फीयर नहीं चला होता और ब्लॉक थीटा एंगल चल के यहाँ आ जाता, तो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये होता आर साइन थीटा. पर एक्चुअली में ये हेमिस्फीयर इधर सरक गया, तो ब्लॉक यहाँ कहाँ पहुँचा? ब्लॉक तो यहीं कहीं है. देखिए ब्लॉक यहाँ नहीं है, ब्लॉक यहाँ नहीं है, इसके पहले ही है, बिकॉज हेमिस्फीयर एक्स डिस्टेंस इधर आ गया. सो ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये हेमिस्फीयर को आपने होल्ड कर लिया और ये ब्लॉक थीटा एंगल से स्लाइड हुआ, तो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर साइन थीटा होता. लेकिन ये पूरा का पूरा हेमिस्फीयर एक्स डिस्टेंस सरक गया, आगे खिसक गया. तो एक्चुअली जो हमारा ब्लॉक था ओरिजिनली वो इस वर्टिकल लाइन पे था. यहाँ देखिए इस लाइन पे था, ये सेम लाइन है, और अब वो यहाँ है. उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दिस लेंथ आर साइन थीटा माइनस एक्स, ये एक्स है जितना हेमिस्फीयर चला. भाई सिंपल भी सोच सकते हैं, अगर हेमिस्फीयर नहीं चला होता तो आर साइन थीटा. अब ये पूरा हेमिस्फीयर, ये पॉइंट खुद ही एक्स इधर आ गया. So what is displacement of the block? The answer is r sin theta minus x. So m1 delta x1. This is mass of the block into its displacement towards right. This must be equal to mass of the hemisphere into its displacement towards left. So just simplify this and you get the value of x. So actually such type of questions can be framed in many different ways. आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स में, एक्सरसाइजेज में, बुक्स में और भी कई डिफरेंट तरीके से पूछे हुए क्वेश्चन मिल जाएगा, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम एवरीवेयर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a 75 kg man stands at the rear end of a platform of mass 25 kg. In the diagram, there is a platform of mass 25 kg and this is a man of mass 75 kg. And length of the platform is 4 meter. This length is 4 meter. Length of the platform is 4 meter, which is moving on a smooth horizontal surface with a velocity of 4 meter per second. Again, this surface is smooth. The platform is moving at a velocity of 4 meter per second. Its mass is 25 kg.
there is a man standing at this end of the platform, he is exactly at this end, mass of the man is 75 kg, and question says the man begins to walk at 2 meter per second relative to the platform. गौर किया जाए, there is a platform with a man is at this end, the whole thing, man as well as platform, everything is moving in horizontal direction on a smooth floor at a velocity of 4 meter per second. That is what the question says. Now the man begins to walk at a speed of 2 meter per second relative to the platform towards the front end. अब यह आदमी इस तरफ चल पड़ा with a velocity of 2 meter per second relative to the platform. He stops after reaching the front end. यहां इस एंड पर पहुंचकर वो आदमी रुक गया. Find the following for the interval the man walks on the platform. जितनी देर तक आदमी प्लेटफॉर्म पे चला उस इंटरवल के लिए ये चीजें कैलकुलेट करके बताइए. कौन सी चीज? पहली चीज है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मैन प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम, और दूसरी चीज है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन रिलेटिव टू द ग्राउंड. पहली चीज पे फोकस करते हैं. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मैन प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम? जितनी देर में आदमी इस एंड से इस एंड तक पहुंचा उतनी देर में मैन प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ ये आपको बताना है. देख क्या रहे हो? वीडियो पॉज करो ना, खुद से ट्राई करो जरा. चलो बच्चों, ये क्वेश्चन पहला पार्ट एटलीस्ट बहुत ही सिंपल है. इनफैक्ट बहुत ही सिंपल है ये. देखिए आप इनिशियली अभी तक जो मैंने 2 क्वेश्चन लिए उन सभी में सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. इस क्वेश्चन में बस बदलाव इतना है कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है. देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि इनिशियली ये आदमी, ये प्लेटफॉर्म, सब कुछ 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज 4 मीटर पर सेकेंड by m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2. v1 v2 both are equal to 4. So velocity of center of mass is naturally equal to 4 meter per second. So center of mass is moving at a velocity of 4 meter per second. Center of mass is an imaginary point which is moving at a velocity of 4 meter per second. Now the man begins to walk with respect to the platform. What is happening? The shoes of the man are exerting a friction force on the platform in this backward direction. You need to push the platform to move yourself forward, and the same friction force will be acting in forward direction on the man. This force is going to accelerate the man. This force is going to make the man move, and therefore because these two have interacted with one another, they will change the motion of one another, right? So now platform will no longer keep moving at a speed of 4 meter per second. It experiences some force for whatever small duration it might have. The force might have acted, but it gives it a impulse, and therefore motion of center of mass is motion of this platform is going to change. Motion of this man is also going to change. आदमी की वेलोसिटी हम ग्राउंड पे खड़े होकर देखें तो इनिशियली 4 थी, हर चीज 4 से चल रहा था. अब प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में आदमी 2 की वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब आदमी की वेलोसिटी एक्चुअली में 6 हो गई. वो 6 से चल रहा है प्लेटफॉर्म. 1 मिनट के लिए माने उसकी वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की नहीं बदली, जस्ट समझाने के लिए. 4 तो आदमी 6 से चलेगा तब तो रिलेटिव वेलोसिटी 2 होगी. हालांकि प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी भी बदल जाएगी, सोच के देखिए. तो एनीवे वो कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, पर अभी मेरा कहना ये है कि आदमी की जो वेलोसिटी है वो बदलेगी. क्यों बदली? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसके जूतों पे लगा. प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी भी बदलेगी. क्यों बदली? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स प्लेटफॉर्म पे लगा. ओके, तो इनके मोशन को अगर हम इंडिविजुअली स्टडी करना चाहें कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन जरूरत नहीं. और पर्टिकुलरली क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए. तो भाई इनके आपस के इंटरैक्शन से क्या सेंटर ऑफ मास का मोशन बदलेगा? आंसर है नहीं. एक्सटर्नल फोर्स है क्या इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? अरे भाई एक्सटर्नल फोर्स तो हमें दिख ही नहीं रहा है. तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी पता है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है ये भी पता है. ठीक है, प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट होगा, मैन एक्सेलरेट होगा, बट व्हाट अबाउट motion of man will change, motion of platform will change, but what about the motion of center of mass? It is not going to change, certainly not going to change. So center of mass एक्चुअली में कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन नहीं है आदमी का भी. क्वेश्चन में लिखा है कि आदमी अचानक से एक वेलोसिटी गैदर कर लेता है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, मतलब वो बहुत क्विक टाइम में
एक बड़ा इम्पल्स लगा फ्रिक्शन का उसके ऊपर और उसका मोशन बदल गया, सिमिलरली प्लेटफॉर्म का मोशन बदल गया। पर जो भी हुआ वो इंटरनल था इस सिस्टम के लिए, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो जीरो ही रहेगा। सो सेंटर ऑफ मास विल कीप मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम। अभी चाहते हैं तो रोक दीजिए वीडियो, खुद बनाइए। अब ये सिंपल फिजिक्स का क्वेश्चन है कि कितनी देर में आदमी यहां से यहां पहुंचेगा। प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है 2, तो भैया प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में आदमी को 4 मीटर चलना पड़ेगा ना। प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में आदमी की वेलोसिटी है 2, तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में आदमी को 4 मीटर चलना पड़ेगा दूसरे एंड तक जाने में। कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड। अगर हम प्लेटफॉर्म के रेफरेंस फ्रेम में चले जाएं तो प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है, आदमी उस पर 2 की स्पीड से चल रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर करना है, कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड। इस 2 सेकेंड के इंटरवल में सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से चल रहा था? 4। सेंटर ऑफ मास कितनी दूर चला होगा? समझ गए? कोई एक्सेलरेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में नहीं था, दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे थे, दोनों की जो वेलोसिटी थी वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। 2 सेकंड में आदमी यहां से वहां पहुंच गया, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 × 2 8 मीटर। 8 मीटर, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है इसमें पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन रिलेटिव टू द ग्राउंड। इस ड्यूरेशन में, इस समय में आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद से इसको ट्राई कीजिए। ऐसा तो होगा ना बीच बीच में कुछ कुछ तुम्हारे लिए छोड़ना पड़ेगा, तुम खुद से ट्राई करो कि इस पीरियड में जब आदमी इस एंड से इस एंड तक पहुंचा, इतनी देर में आदमी का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हुआ। ये ध्यान देना कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 4 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। जब तक आदमी यहां से यहां पहुंचा तब तक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 8 मीटर आगे जा चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के आगे बढ़ता हूं। आइए, ये एक सिस्टम दिया गया है जिसमें 2 ब्लॉक हैं, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है, फ्लोर स्मूथ है, एक ब्लॉक एक दीवार के पास रखा है। अब इस ब्लॉक को मैंने पुश करके स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहां तक आती थी, M2 ब्लॉक यहां था, मैंने इसको पुश किया। लेट अस से द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज x0। इट इज गिवन दैट कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज x0। अभी इस वक्त स्प्रिंग में कंप्रेशन x0 है, मैंने इस M2 मास के ब्लॉक को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है। अब मैंने सडनली हाथ हटा लिया, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, मैंने सडनली हाथ हटा लिया। बच्चों, पहला सवाल यह है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास immediately after I release this block? What is acceleration of center of mass of the system immediately after I release the block of mass M2? इस M2 मास के ब्लॉक को छोड़ते ही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए मत, वीडियो पॉज कीजिए। देखिए, जैसे ही मैंने, चलो पहले इसको होल्ड करके रखा है, मैंने पकड़ के रखा है इसको, स्प्रिंग कितनी कॉम्प्रेस्ड है? Kx0। ये कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग इस ब्लॉक को पुश कर रही है, ऐसे इसको भी पुश कर रही होगी, नो डाउट, उतने ही फोर्स है Kx0, राइट। ये ब्लॉक नहीं चल रहा है। कॉमन मैन क्या कहता है? दीवार है। कॉमन मैन की भाषा में जब तक बात करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करो। ये ब्लॉक नॉट एक्सेलरेटेड, व्हाई? एक ही कारण है, देयर मस्ट बी zero net force acting on the block, but you can see a spring force, so there must be somebody who is balancing this force. The normal reaction applied by this wall on the block is definitely equal to Kx0, which is balancing this force. So this is not moving. Why this block is not moving? The spring is pushing it, but I am present here. I am applying a force so that this block does not move. So my force is equal to spring force. So it is not moving. Okay, explained. Now what does the question say? I remove this force. मैंने अपना हाथ हटा लिया. I am no more applying any force. So this spring force Kx0 will become an unbalanced force on this block. I am not applying force on this block, but the spring is still exerting a force Kx0.
So this kx naught will become an unbalanced force on this block, right? So this block will accelerate. What will be its acceleration? Immediately after I remove my hand, immediately after I release this block, what is the acceleration of this block? The acceleration is force upon mass. I am thinking about this block only. I am thinking about this block only, then I can write my acceleration like this, right? Now, what about this block? When I release this block, the compression in the spring does not change instantaneously. स्प्रिंग एक ऐसी चीज है जिसमें सडन चेंज नहीं होता, इसीलिए तो स्प्रिंग है. आपके कार में शॉकअप एक स्प्रिंग है, क्यों? क्योंकि उसमें सडन उसका एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं बदल सकता. तो गाड़ी जब गड्ढे में जाती है और उसके बाद स्मूथ सड़क पे आती है तो स्प्रिंग दब गई और अचानक से एकदम वो ऊपर आ जाए, तब तो आप गए. 2-4 गड्ढों में जाने से हाथ पैर ढीले हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता. वो स्प्रिंग फिर धीरे धीरे अपने नॉर्मल पोजीशन में आती है. तो स्प्रिंग में सडन चेंज इन एक्सटेंशन या कंप्रेशन संभव नहीं है. मैंने हाथ हटाया, स्प्रिंग जितनी कंप्रेस थी उतनी ही कंप्रेस है. इस पे फोर्स स्प्रिंग फोर्स है, इसका एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं. पॉइंट नंबर 1. इस पे भी स्प्रिंग फोर्स नहीं बदला, इस पे भी स्प्रिंग फोर्स नहीं बदला, तो इसकी तो सिचुएशन बदली ही नहीं. नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स सब बराबर है. ये नहीं चल रहा था, नहीं चलेगा. तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? आंसर है इसका एक्सेलरेशन a1 0 है. जैसे ही मैंने हाथ हटाया, इसका एक्सेलरेशन क्या है? आंसर है 0 है. इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इतना है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है. तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन m1a1 प्लस m2a2 by m1 plus m2. m1 a1 0, m2 a2 kx naught, m2 a2 divided by m1 plus m2. So this is acceleration of center of mass. मैं ऐसा नहीं सोचकर डायरेक्टली ऐसा भी सोच सकता हूं कि मैंने अपना फोर्स हटा लिया, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात की गई है. पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? एक ही है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉल. ये स्प्रिंग इन दोनों पे क्या फोर्स लगा रही है इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं समझता मैं. ये सब इंटरनल मामला है. बाहर से कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन. वो कितना है? जितना पहले था, क्योंकि सडन चेंज नहीं है स्प्रिंग फोर्सेस में, तो स्प्रिंग उतनी जोर से अभी भी इसको दबा रही है जितना पहले. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है? kx नॉट के बराबर है. तो व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? kx नॉट. व्हाट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम? m1 plus m2. So net external force divided by total mass, this is the acceleration of center of mass. So whichever way you want to think, you can think, but you can always write the acceleration of center of mass of the system. Now, I'll add few more questions here. अगला क्वेश्चन ये है, what will be, I'm adding the question, what is velocity of center of mass just after m1 leaves contact with the wall? So students, what is the velocity of center of mass of the system immediately after this block leaves contact with the wall? m1 मास का ब्लॉक वॉल के साथ कांटेक्ट छोड़ दे, उसके तुरंत बाद बताइए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी. फिर से पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई कीजिए. अब बच्चों यहां देखो, जब इस सिस्टम को मैंने छोड़ दिया, ध्यान देना, ये स्प्रिंग x नॉट से कॉम्प्रेस थी, ये स्प्रिंग x नॉट से कॉम्प्रेस थी, इसको मैंने इस पोजीशन से छोड़ दिया. अब ये स्प्रिंग ने इसको पुश करना शुरू किया, तो ये आगे की तरफ चला. क्या ये चल पड़ेगा तुरंत? आंसर है नहीं. जब तक स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है, स्प्रिंग इसको उधर ही धकेल रही है. कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग पुश कर रही है, इसको पुश कर रही है, तो ये दीवार से चिपका हुआ है. दैट मीन्स दीवार का एक नॉर्मल रिएक्शन भी है. यहां दीवार है इसलिए आगे तो जा नहीं सकता, पर स्प्रिंग इसको पुश कर रही है. कब तक? जब तक स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है. थोड़ी देर ये चलेगा और इसके चलने से स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगी. मान लो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पोजीशन आ गई. जैसे ही स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ की पोजीशन में आई,
स्प्रिंग ने दोनों पे फोर्स लगाना छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए दोनों ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है। अब स्प्रिंग जब फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है, स्प्रिंग इसको प्रेस नहीं कर रही है, तो दीवार क्यों नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? मैं सिंपली इस पेन को यहाँ पे ऐसे रख के छोड़ दूं तो इस बोर्ड और पेन के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। ये पेन नीचे गिरेगा, देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जब आप इसको पुश करोगे, जब ये आगे जाना चाहेगा, तब तो दीवार उसको पुश करेगा। तो जब स्प्रिंग ने इसको दबाना छोड़ दिया तो देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द वॉल एंड दैट ब्लॉक, राइट। तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो गया। नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो गया मतलब इस सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स था, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो खत्म हो गया। अब इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। अब इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। इस पॉइंट के बाद सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, बाकी दोनों का मुझे नहीं पता, पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, उस पे आते हैं। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वक्त जैसे ही इसने कांटेक्ट छोड़ा, मतलब जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आई, उस समय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। देखो अभी तक ये ब्लॉक चला नहीं, इसकी वेलोसिटी तो जीरो है। अभी तक स्प्रिंग इसको इधर धकेल रही थी, चलने की गुंजाइश नहीं थी। अब थोड़ी देर बाद स्प्रिंग इसको खींचेगी, वो बात अलग है। अभी तक तो ये नहीं चला, लेकिन स्प्रिंग ने यहां से यहां तक जाने में इसको बड़े जोर का धक्का दिया और इसके पास एक अच्छी खासी वेलोसिटी आ चुकी है। इसके पास एक वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी नहीं है। तो अभी मुझसे कोई पूछता है कि सिस्टम के इमेजिनरी पॉइंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा? हम जानते हैं m1v1 मतलब 0 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2, यही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी इस समय। दैट मीन्स मुझे किसी भी तरीके से v2 को पता करने पे विचार करना चाहिए। I must think how to find this v2. If I know the value of v2, I know the velocity of center of mass. तो v2 कैसे मिलेगा? देखिए फिर से देखिए, इसको कंप्रेस करके रखा, हाथ हटा दिया, इस स्प्रिंग ने इसको पुश किया, यहां तक पहुंच गए, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गई। इस समय इस ब्लॉक की स्पीड v2 है, हमें ये v2 पता करना है। इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? जल्दी से बता दो। ध्यान दो, अभी तक इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा था, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। एक एक्सटर्नल फोर्स था, क्या इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है? हाँ जी है। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो करे, एनर्जी कंजर्वेशन इस बात पे डिपेंड थोड़ी करता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं। क्या इस फोर्स ने कोई वर्क किया? एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन में तो इंटरनल एक्सटर्नल में कोई भेदभाव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जितनी देर तक ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, क्या इसने वर्क किया? क्या इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को डिस्प्लेस किया? क्या ये ब्लॉक अभी अपनी जगह से हिला है? नहीं। नॉर्मल रिएक्शन जिस चीज पे लग रहा था वो चीज डिस्प्लेस नहीं हुई है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन जीरो है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा था पर उसका वर्क नहीं है, राइट। यहां वर्क परफॉर्म करने वाली एक ही फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, जो कंजर्वेटिव है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो बच्चों, आई होप कि आप सभी को ये एनर्जी कंजर्वेशन लिखना आता है। बहुत सिंपल है। यहां पे ये स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और वो सारी एनर्जी अभी बन गई है इसकी काइनेटिक एनर्जी। भाई स्प्रिंग रिलैक्स, स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं, ये चल नहीं रहा, इसके पास कोई एनर्जी नहीं, तो सारी एनर्जी कहाँ है? इसी के पास है ना। तो हम लिखेंगे हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर। यहां से हमें v2 मिल गया बच्चों, यहां से हमें v2 मिल गया। दैट मीन्स जब ये ब्लॉक अपने नॉर्मल लेंथ पे, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंची, उस समय इस ब्लॉक की वेलोसिटी इतनी है, इसी समय पे इस ब्लॉक ने यहां से कांटेक्ट छोड़ दिया है, इसका मोमेंटम जीरो है, इसका मोमेंटम m2v2 है। 0 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2 कर देंगे, मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब बताओ, ठीक से सोच के बताना, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम? What will be velocity of center of mass of this system after a long time?
एक लंबे समय के बाद सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? पकड़े गए? गलत बोलते हुए पकड़े गए लगता है मुझे, सोचने लगे तुम। अरे नहीं सोचना, यही आंसर है, यही आंसर है। क्यों? एक बार इस सिस्टम ने वॉल से कांटेक्ट छोड़ दिया, नॉर्मल रिएक्शन खत्म, एक्सटर्नल फोर्स खत्म। एक्सटर्नल फोर्स खत्म होने से सेंटर ऑफ मास का मोशन बदलेगा ही नहीं, जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वही रहेगी। 1 घंटे बाद भी देखेंगे तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इतनी ही मिलेगी हमें। ठीक है, तो यही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना कि ये 1 शॉट वीडियो मैं 1 शॉट में ही बना रहा हूँ मतलब मैं ब्रेक लेकर नहीं बना रहा हूँ, हम चलते चलेंगे, तो मेरे साथ बने रहना। अगर मैं पढ़ा सकता हूँ तो तुम पढ़ भी सकते हो, भागना नहीं। मैं पढ़ा सकता हूँ खड़े होकर इतने लंबे समय तक, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? देखो तो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। अरे अभी तक तुम बोर हो गए, थोड़े पढ़े लिखे जो लड़के हैं वो बोर हो गए, कोई बात नहीं, चलो आओ देखते हैं इसको। ये कुछ तो ठीक लग रहा है ना, कुछ नया जैसा। चलो, एक फ्लोर के ऊपर एक हल्की रस्सी से बांधकर 2 छोटे छोटे बॉल रखे हैं। ये फ्लोर है, फ्लोर पे 2 बॉल एक हल्की रस्सी से बंधे हुए हैं, ऐसा। दोनों बॉल आइडेंटिकल है। अब इनमें से एक बॉल को मैंने u वेलोसिटी अपवर्ड दे दी। रस्सी की लेंथ l है, इट इज गिवन कि रस्सी की लेंथ l है। एक बॉल को ऑल ऑफ ए सडन मैंने u वेलोसिटी दे दी अपवर्ड डायरेक्शन, जस्ट व्हाइल इट वाज ऑन फ्लोर। हाउ हाई विल द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम राइज? इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक उठेगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एक बॉल, दूसरा बॉल रस्सी, हल्की रस्सी से कनेक्टेड है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और दोनों आइडेंटिकल बॉल हैं। एक बॉल को मैंने ऑल ऑफ ए सडन वर्टिकल u वेलोसिटी दे दी। हमें बताना है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम किस हाइट तक उठेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों बॉल के साइज नेग्लिजिबल हैं और दोनों ऑलमोस्ट एक ही जगह पे थे। मतलब भाई समझ लो यार, ये दोनों बिल्कुल यहीं पे थे, इनके बीच का हॉरिजॉन्टल गैप आप नज़रअंदाज करो। 2 पार्टिकल जैसे थे और इसको आपने ऊपर फेंक दिया, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल गैप, राइट। सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का मैक्सिमम कितना ऊपर उठेगा, हमें ये बताना है। आप चाहें तो क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। देखिए, पहले तो सिर्फ बॉल नंबर 1 ही चलेगा। स्ट्रिंग इज लूज, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बॉल 2 मूविंग। बॉल 2 पे तो कोई फोर्स है नहीं, तो बॉल 1 चल पड़ा। कहां तक चलेगा ये? कहां तक चलेगा? जब तक कि ये L हाइट तक नहीं पहुंच जाता। अब ये L हाइट पर पहुंचने वाला है जस्ट। अभी तक रस्सी ढीली है, इसके बाद रस्सी टाइट हो जाएगी। आप सभी बच्चे ये जानते हैं कि अगर एक बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंका जाए तो L ऊपर जाने के बाद उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी, ये तो बड़ा आसान सा है। v² v0 लिख देता हूं, इज u² माइनस 2gl। ठीक है बच्चा पार्टी, तो हमें v0 पता है। कहने का मतलब मुझे यहां पर ये v0 पता है, इस बॉल की वेलोसिटी इस वक्त क्या है वो मुझे पता है, जस्ट बिफोर दी स्ट्रिंग इज टॉट। अभी स्ट्रिंग में टेंशन वेंशन नहीं आया है, अभी जस्ट ये यहां तक पहुंचा है, इसकी वेलोसिटी मुझे पता है। अगर मैं पूछूं कि इस समय तक सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर उठ गया है, तो जब ये दोनों बॉल यहां ग्राउंड पे ऐसे पड़े थे तो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पे ही था। अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ है इस सिस्टम का? इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच में है, क्योंकि दोनों मास आइडेंटिकल हैं, इसलिए सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी कितना ऊपर जा चुका है? L/2। सेंटर ऑफ मास हैज ऑलरेडी रीजन थ्रू अ हाइट L/2, राइट। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? अब क्या होने वाला है? यहां पे एक बहुत ही छोटे समय के अंदर, अभी स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है, पर खड़ाक स्ट्रिंग में टेंशन आ गया। जैसे ही स्ट्रिंग में टेंशन आया, स्ट्रिंग ने क्या किया, इसको जोर से झटका मारा नीचे, तो इसकी स्पीड घट जाएगी अचानक से, और इसको जोर से खटाक से ऊपर झटका मारा तो इसमें एक मोशन आ जाएगा। अब ये स्ट्रिंग जैसे ही टाइट हुई, तो ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि दोनों ही बॉल की वेलोसिटी सेम हो जाएगी।
दोनों भाई एक रस्सी से कनेक्टेड दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी, अलग अलग कैसे होगी? ये v की वैल्यू कितनी होगी ये हम मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। जस्ट स्ट्रिंग में टेंशन आने के पहले जो मोमेंटम है वो mv0 है इस सिस्टम का, है कि नहीं? जस्ट टेंशन आने के पहले, और जस्ट टेंशन आने के बाद जो मोमेंटम है वो mv प्लस mv 2mv है, वो mv प्लस mv 2mv है, राइट? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह को ऐसे केस में हम नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि जो रस्सी का इम्पल्स है, रस्सी का जो टेंशन है वो बहुत बड़ा फोर्स है, और हम जिस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं वो टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा है। हम किस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ लगा रहे हैं जरा गौर से देखो। रस्सी में टेंशन आने के ठीक पहले और ठीक बाद, ऑलमोस्ट ये बॉल एल लेंथ जा चुका है और अब खड़ाक से एक झटका लगा और दोनों का मोशन बदल गया। तो ये जो छोटा सा टाइम इंटरवल है, इसमें बाहरी अगर कोई mg जैसा फोर्स है भी, जो नॉर्मल साइज का फोर्स है, जो फाइनाइट साइज का फोर्स है, उन फोर्सेस की वजह से कोई बहुत बड़ा इम्पल्स नहीं लगता, मतलब सिस्टम के मोमेंटम में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है, और हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही टेंशन आया उसके बाद वेलोसिटी जो है वो v0/2 हो जाएगी। बच्चों v0 हमें पता है, आई एम नॉट राइटिंग इट, आप जानते हो कि v0 हमें पता है। सो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? कितनी हो गई? v0/2। किसकी? दोनों की। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो गई? इतनी हो गई, v0/2। क्यों? क्योंकि दो पार्टिकल हैं और दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? वही m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो v आ जाएगा ना भाई। सो दिस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v0/2। देखिए ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास l/2 हाइट अटेन कर चुका है। अब सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी मुझे पता है, और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है। कैसे पता? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। इस समय जैसे ही इस बॉल ने ग्राउंड को छोड़ दिया, सिस्टम पर एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, वेट mg प्लस mg 2mg, और मास कितना है? 2m। 2mg फोर्स है और मास कितना है? 2m। नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय मास, ये क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है। गौर किया जाए, अब हम इंडिविजुअल बॉल के मोशन के बारे में नहीं सोच रहे। क्यों? क्योंकि अब मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बड़े अच्छे से पता है। मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g है। इसके पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g नहीं था। क्यों? जब ये बॉल हवा में चल रहा था, इस पे एक mg फोर्स था और इस पे नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर का भी था और mg भी था, तो इस पे नेट फोर्स 0 था। तो पूरे सिस्टम का अगर देखें तो उस पे नेट फोर्स mg था। तो अगर पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखना हो तो mg/2m g/2 आ जाएगा। इट वाज नॉट g, राइट? सो नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज g. I will just focus on motion of center of mass. Forget about everything. Center of mass एक imaginary point है जिसकी velocity v है, v, उसका retardation g है। कितने हाइट तक जाएगा? हम सभी को याद है कि एक चीज, किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंका जाए वो कितनी हाइट तक जाता है? u²/2g। तो सेंटर ऑफ मास फर्दर कितने हाइट तक जाएगा यहाँ से? तो आंसर है v²/2g। ये एडिशनल हाइट, इसके बाद जो सेंटर ऑफ मास गेन करेगा वो v²/2g है। v का मतलब क्या है बच्चों? v का मतलब है ये जो v0 आया था v0/2। गौर किया जाए तो ये v0², v की जगह v0/2 लिखोगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा शायद। देखो जरा, ठीक है? अब चाहो तो v0 की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो। ये कितना मिला तुम्हें? देखो जरा, u² - 2gl by 8g, u² 8g minus l/4, right? Am I right? u² by 8g minus l/4।
अब इस बॉल को u स्पीड से फेंका गया, रस्सी की लेंथ l है, मुझसे पूछा गया था कि सेंटर ऑफ मास अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना ऊपर उठेगा। मैंने क्या किया, पहले देखा कि भाई ये l हाइट तक तो ऐसे जाएगा, है ना, l हाइट तक ये चला गया, क्योंकि ये नहीं चला, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रस्सी अब टाइट होने ही वाली है। तो रुक जा भाई, मैं एसी चला लूँ, गर्मी लगने लगी, ये भी नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। तो ये जो l/2 हाइट तक सेंटर ऑफ मास उठा, ये l चला, ये अपनी जगह पे है, बीचों बीच सेंटर ऑफ मास l/2 हाइट तक चला गया। इस पोजीशन में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि इस पार्टिकल की स्पीड कितनी है। तो इस पार्टिकल की स्पीड मैंने लिखी किस फॉर्मूले से, u² - 2gl। कैसे, इसकी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन रादर, g थी अभी तक, तो ये यहाँ से चला 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 l हाइट जाने में कितना इसकी स्पीड घट के हो गई। तो v² = u² + 2as फॉर्मूला लगा दिया हमने। इस वक्त इस बॉल की स्पीड जो है वो v0, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी mv0 + 0, अभी तक ये चला नहीं है, डिवाइडेड बाय m + m। अगर अभी आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखनी है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हमें इंटरेस्ट इस बात में है कि जैसे ही रस्सी में टेंशन आ गया उसके बाद क्या। तो रस्सी में जब टेंशन आएगा तो ये दोनों झटका मारेंगे और एक दूसरे के मोशन को बिल्कुल बदल के रख देंगे, बिल्कुल बदल के रख देंगे। तो इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर झटका मारा, झटका मारने से इनका मोशन बदला। अब मान लिया कि इनकी वेलोसिटी v हो गई, हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया कि अभी mv0 जो था मोमेंटम था, और अब जो मोमेंटम है वो mv + mv 2mv है। तो दोनों की जो स्पीड हो गई वो v0/2 हो गई ना, v0/2 स्पीड हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी v0/2 हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यही है। अब मैं अलग से सोच रहा हूं कि भाई सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, अभी l/2 हाइट पे है, इसकी वेलोसिटी v है, ये कितनी दूर और ऊपर जाके रुक जाएगा। तो हमें याद है कि एक बॉल को u स्पीड से फेंको तो मैक्सिमम हाइट अटेंड इज u²/2g। तो डायरेक्टली हमने लिख दिया v²/2g, इतना ही सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा। v का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास की अभी की वेलोसिटी विच इज v0/2। तो यहाँ v0/2 लिखा तो ये v0² ये सब कर लो सिंप्लीफाई, 8g हो गया। और v0 का मतलब वो था, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये एडिशनल हाइट है जो सेंटर ऑफ मास ऊपर गया। टोटल हाइट सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया, तो इसमें आप l/2 को ऐड कर दोगे। l/2 को ऐड करोगे तो u²/8g प्लस l/4 हो जाएगा। l/2 को उसमें ऐड कर दो, राइट। अब अगर किसी क्वेश्चन में दिया होता कि भाई जो इनिशियल वेलोसिटी u है दैट इज इक्वल टू, लेट अस से this initial velocity is equal to √2 times √g। एक मिनट के लिए ऐसा मान लो अगर दिया हुआ होता, तो हम u की ये वैल्यू यहाँ अगर सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा 4। देखिए u की वैल्यू अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा 4gl/8g। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4gl/8g, l/2 प्लस l/4 जोड़ दीजिए। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, मैंने जनरल क्वेश्चन कर दिया, पर अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि u की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है जिससे कि ये पहला बॉल l हाइट तक पहुंच ही ना पाए, तब तो क्वेश्चन ही बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि u की वैल्यू इतनी छोटी हो कि वो यहाँ से यहाँ तक बॉल पहुंच ही ना पाए। एक पार्टिकल को l हाइट तक जाने के लिए कम से कम कितनी स्पीड देने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, एक पार्टिकल को l हाइट, h यही फॉर्मूला लगा दीजिए l। तो आप देखिए √2gl से अगर कम स्पीड इसको दी गई होती, अगर इस बॉल को स्पीड √2gl से कम दिया गया होता, ठीक से सुनो, तो ये रस्सी ऐसे टेंशन में आ ही नहीं पाती, बॉल यहीं कहीं रुक जाता और फिर नीचे गिर जाता। तो ये क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन होता, मोर देन वन करेक्ट टाइप, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन में इसको बना सकते हैं लोग कि u की वैल्यू इतनी है तो सेंटर ऑफ मास इतने हाइट जाएगा, u की वैल्यू इतनी है तो सेंटर ऑफ मास इतने हाइट जाएगा। तो अगर u की वैल्यू √2gl से कम होती तो ये रस्सी इतनी ऐसे सीधे हो ही नहीं पाती, ढीली ही रह जाती, यहीं रुक जाता, तब तो उसके बाद वो नीचे ही गिर जाता ना। तो ये मैक्सिमम कितने हाइट तक गया हम वो लिखते,
उसके आधार पे उसके बीचों बीच सेंटर ऑफ मास को ले लेते, उसके आगे सेंटर ऑफ मास जा नहीं पाता। लेकिन जैसे अभी एग्जांपल दिया कि मान लो u की वैल्यू इतनी है, तो ये बॉल डेफिनेटली यहाँ तक जाएगा और इसके बाद भी इसके पास स्पीड बची होगी, तब रस्सी में झटका, टेंशन आएगा और ये सब जो हमने पढ़ा ये सब घटनाएं होंगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन ने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। चलिए, बहुत से बच्चों को इसका ही इंतजार रहा होगा, उनको सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम अटपटा लगता है। चलिए आज उसको समझते हैं। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम इज जीरो मोमेंटम फ्रेम। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम in its center of mass frame is always zero। चलिए पहले इस बात को समझ लें। देखिए, सिंपल सा सिस्टम लेते हैं, बहुत सिंपल। m और m मास के दो पार्टिकल हैं। मान लीजिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी u है, इसकी 0 है, ऐसा मान लीजिए। अब इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? तो आंसर है u/2 mu प्लस 0 बाई 2m, mu प्लस 0 बाई 2m u/2। नाउ सेंटर ऑफ मास इज एन imaginary point which is moving with a velocity of u/2। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब है आप एज एन ऑब्जर्वर एक ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर है, इस केस में u/2 के बराबर है। आप एक ऑब्जर्वर हो जो ऐसे कार में बैठे हो जो u/2 वेलोसिटी से चल रही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चल रही है। अब आपको क्या दिखेगा? आपको इस बॉल की वेलोसिटी क्या दिखेगी? जरा सोच के बताइए मुझे। आपको इस बॉल की वेलोसिटी जो दिखेगी उसकी वैल्यू है u/2। एम आई राइट बच्चों? क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपको इस बॉल की वेलोसिटी u/2 दिखेगी। एक्चुअली ग्राउंड फ्रेम में ये बॉल u वेलोसिटी से चल रहा है, आप एक ऐसे ऑब्जर्वर हो जो एक मूविंग रेफरेंस फ्रेम में हो, आप सेंटर ऑफ मास के साथ चल रहे हो, आपकी वेलोसिटी u/2 है। इस एग्जांपल में आप खुद u/2 से चल रहे हो, ये बॉल u से चल रहा है, तो आपको इस बॉल की वेलोसिटी क्या दिखेगी? u/2। आपको इस बॉल की वेलोसिटी क्या दिखेगी? डेफिनेटली आपको इस बॉल की वेलोसिटी u/2 इधर दिखेगी। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ग्राउंड फ्रेम में इस बॉल की वेलोसिटी 0 है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास में आप बैठे हैं, आपको ये बॉल u/2 वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ दिखेगा। ये रेस्ट में है, आप चल रहे हैं, आपको इसकी वेलोसिटी u/2 पीछे दिखेगी। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि इन दोनों पार्टिकल के मोमेंटम कितने हैं, तो आप बोलोगे, आप मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे ऑब्जर्वर से बात कर रहा हूं मैं, आप बोलोगे कि इसका मोमेंटम है m इंटू u/2 इधर और इसका मोमेंटम है m इंटू u/2 इधर। पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है? 0। मोमेंटम एक वेक्टर है, m u/2 इधर और m u/2 इधर मिलकर के क्या हो गया? 0, isn't it? तो सेंटर ऑफ मास, किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के साथ चलने वाला अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के साथ चलने वाला अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा 0 ही दिखता है। ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल से इलस्ट्रेट किया, पर आप इसको तो ऐसे भी देख सकते हो ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, अब एक्चुअली मैं थकने लगा हूं लेकिन फिर भी मैं इसको कंप्लीट करके ही मानूंगा। आज हमने ये पढ़ा था m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4, मतलब सभी पार्टिकल के मोमेंटम का सम क्या होता है? टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो भाई जब तुम एक ऐसी गाड़ी में बैठे हो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चल रहा है, तुमसे अगर मैं पूछूं कि भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, तो 0 ही बोलोगे ना। तुम उसी वेलोसिटी से चल रहे हो जिस वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास। तुम ऐसा समझ लो कि तुम एक बहुत ही क्या बोले इनविजिबल से एंजल हो, भगवान के बनाए हुए नुमाइंदे हो, और तुम इस इनविजिबल से सेंटर ऑफ मास पे ही बैठे हो। तो भाई तुम्हें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या दिख रही है? 0। तो तुम्हें
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 दिख रही है, मतलब तुम्हें इन सब का सम हर हाल में 0 दिख रहा है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे किसी भी आदमी को सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 ही दिखता है। यहां पे मैं साफ साफ भाषा में कह दूं कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड हो तो भी, अगर आप सेंटर ऑफ मास में बैठे हैं तो आपको सिस्टम का मोमेंटम 0 ही दिखेगा, आप चाहे जो कर लो। ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इन इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रेम is always 0. Okay, the next point is, in a system having two particles, the particles move with equal and opposite momentum in center of mass frame. Magnitude of momentum of each particle in center of mass frame is this. यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात कुछ कहा जा रहा है। अगर एक सिस्टम है जिसमें दो ही पार्टिकल हैं, दो ही ऑब्जेक्ट, अगर आप सेंटर ऑफ मास में बैठे हैं जैसा अभी हमने देखा था, तो ये दोनों पार्टिकल आपको हमेशा इक्वल और ऑपोजिट मोमेंटम से चलते हुए दिखेंगे। भाई सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम 0 है, दो ही पार्टिकल हैं, तो 0 कैसे होगा जब दोनों के मोमेंटम वेक्टर इक्वल और ऑपोजिट होंगे। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसको इन दोनों पार्टिकल के मोमेंटम हमेशा इक्वल और ऑपोजिट ही दिखेंगे। प्लस इन दोनों पार्टिकल का मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आपको दिखेगा, सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में बैठे ऑब्जर्वर को इनमें से हर एक पार्टिकल का जो मोमेंटम दिखेगा उस मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है म्यू इंटू वी रिलेटिव। म्यू इंटू वी रिलेटिव, यहां म्यू सिस्टम का रिड्यूस्ड मास है। अगर सिस्टम में दो पार्टिकल हैं m1 m2 मास के, तो m1 m2 बाई m1 प्लस m2 को रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली रिड्यूस्ड मास एक ऐसा चीज है जो किसी भी बाउंड सिस्टम के लिए बड़ा यूजफुल क्वांटिटी होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है प्रोटॉन के साथ, जैसे हमारा प्लानिटरी सिस्टम प्लैनेट बंधा हुआ है सन के साथ, ऐसे सिस्टम में रिड्यूस्ड मास एक यूजफुल कमोडिटी होती है। पर आपके लिए जस्ट एक नंबर है यार, कुछ नहीं। m1 m2 बाई m1 प्लस m2 को हमने एक सिंबल दे दिया है, नाम दे दिया है म्यू, इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में बैठे किसी भी ऑब्जर्वर को अगर दो पार्टिकल सिस्टम है तो मोमेंटम दोनों पार्टिकल का ऑपोजिट दिखेगा और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या दिखेगा? आंसर है म्यू इंटू वी रिलेटिव। व्हाट इज वी रिलेटिव? वी रिलेटिव इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। जैसे अभी जो एग्जांपल मैंने दिया था, एक पार्टिकल है मास m का, इसकी वेलोसिटी u है, एक दूसरा पार्टिकल है मास m का, ये रेस्ट में। इस पार्टिकल की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में या इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? u। यहां पे जो v रिलेटिव है वो क्या चीज है? आंसर है u। एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? आंसर है u। जी हां, तो मोमेंटम सेंटर ऑफ मास की गाड़ी में बैठे हुए आदमी को इस पार्टिकल का जो मोमेंटम दिखेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आंसर है म्यू वी रिलेटिव। जैसे अगर दोनों पार्टिकल के मास इक्वल हैं तो रिड्यूस मास कितना हुआ जरा देखिए, m इंटू एम बाई एम प्लस एम। m इंटू एम बाई एम प्लस एम कितना हुआ? m बाई 2। तो रिड्यूस मास की वैल्यू m बाई 2 हो गई। और v रिलेटिव अगर एक चल रहा है दूसरा रेस्ट में, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, v रिलेटिव u हो गया। तो इस सेंटर ऑफ मास में बैठे आदमी को इसका मोमेंटम m बाई 2u इधर दिखेगा और इसका मोमेंटम m बाई 2u इधर दिखेगा। तो दो पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में मोमेंटम म्यू इंटू वी रिलेटिव होता है। इसका जनरल प्रूफ मैंने नहीं किया, कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखनी है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पार्टिकल 1 की वेलोसिटी v1 माइनस वीसीएम होगी, वैसे ही पार्टिकल 2 की वेलोसिटी v2 माइनस वीसीएम होगी। हम मोमेंटम लिख सकते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स का और बहुत आसानी से सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हैं कि इट इज इक्वल टू म्यू इंटू वी रिलेटिव। पर आप अभी इसको याद रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम फॉर ए 2 पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। गौर कीजिए, फिर से इसी सिंपल एग्जांपल से मैं अपनी बात को समझा रहा हूं। m और m मास के दो पार्टिकल हैं, एक चल रहा है u वेलोसिटी से, एक नहीं चल रहा है, ऐसा मान लो। हम सेंटर ऑफ मास की गाड़ी में अगर बैठ गए तो सेंटर ऑफ मास एक वैन है जिसकी वेलोसिटी इस क्वेश्चन में u बाई 2 है। इस वैन में बैठे आदमी को ये पार्टिकल u बाई 2 वेलोसिटी से चलता दिखता है, ये भी u बाई 2 वेलोसिटी से चलता दिखता है।
अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल इक्वल और ऑपोजिट मोमेंटम से ही चलते हुए दिखते हैं। अब सेंटर ऑफ मास की गाड़ी में बैठे आदमी से अगर आप पूछोगे कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, यही लिखेगा हाफ एम यू बाई टू का होल स्क्वायर, हाफ एम यू बाई टू का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ देगा। भाई इस आदमी से पूछोगे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, बोलेगा हाफ एम यू बाई टू का होल स्क्वायर। इस आदमी को इसकी वेलोसिटी यू बाई टू दिख रही है, वही लिखेगा। उसी तरह ये आदमी इसकी वेलोसिटी यू बाई टू देख रहा है, बोलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम यू बाई टू होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ के आंसर बता देगा। तो अगर आप ऐसा कैलकुलेट करके देखोगे तो आप पाओगे कि इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। वी रिलेटिव का मतलब फिर से क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी यहां से निकालें, ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी दी है उससे निकालें, कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो वेलोसिटी है उससे निकालें। कोई फर्क नहीं पड़ता। दो पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी आप किस फ्रेम में वेलोसिटीज को यूज करके कैलकुलेट कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। पार्टिकल 1 की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू 2 किसी भी फ्रेम में दी हुई वेलोसिटी को यूज करके कैलकुलेट कर लीजिए, हमेशा सेम ही आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। और यहां पे एक और बात ऐड कर दूं बच्चों, अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में लिखनी है मुझे, काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड is given by kinetic energy of the system with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass treating it to be a point mass having the entire mass of the system। Actually इसको हम लोग आगे एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, अभी आप मेरी बात को समझिए। मैं कह रहा हूं ग्राउंड फ्रेम में किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को हम दो टुकड़ों में लिख सकते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा ऐसा समझ लो कि पूरे सिस्टम का मास सेंटर ऑफ मास पे ही रखा है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां वी क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। जैसे इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में हाफ एम यू स्क्वायर है, ये तो पक्का मुझे पता है हाफ एम यू स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। एक्चुअली ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वो कैसे लिखेंगे, ऐसे, हमारे सिस्टम का रिड्यूस्ड मास क्या है, एम एम बाई एम प्लस एम एम बाई टू। वी रिलेटिव क्या है, यू। अगर काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो हाफ 1/4 एम यू स्क्वायर। ये टर्म कितना है, 1/4 एम यू स्क्वायर। और ये टर्म कितना है जरा देखिए तो, सिस्टम का टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड फ्रेम में u बाई टू है। अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे तो क्या मिला आपको, देखिए ये कितना मिला, देखिए ये कितना मिला, कुछ तो गड़बड़ हो गई, 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 1/4 है ये। सो दिस बिकम्स 1/2 एम यू स्क्वायर। ग्राउंड फ्रेम में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखने को कहूंगा तो क्या लिखोगे, हाफ एम यू स्क्वायर। मैं कह रहा हूं कि इसको दो टुकड़ों में बांट के सोचना की थोड़ी आदत डालें। ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। एम टोटल मास है सिस्टम का, वी सी एम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। म्यू इज रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। ये एक ऐसी चीज है, ये जनरल एक्सप्रेशन है, रोटेशनल मोशन में हम इसको काफी यूज करेंगे, उस पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखना है तो ये रट के रखना है, ये हम जल्दी से लिख पाएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के और बेहतर मीनिंग हम आगे समझेंगे, पर अभी के लिए इतना काफी है। दूसरा पॉइंट, इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 then change in kinetic energy in ground frame is same as change in kinetic energy in center of mass frame। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम इज काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक से सुनो, मन में सुनो,
एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन तो बदलेगा ही नहीं। भाई जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो बदलेगी नहीं, ये चीज तो कभी बदलेगा ही नहीं, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे, ये तो बदलेगा ही नहीं। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें जो चेंज होगा वो इसके चेंज के बराबर है, बिकॉज दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये बदलेगा ही नहीं। अगर ये 10 बढ़ गया तो नेचुरली यही तो 10 बढ़ा है, वो तो बदला नहीं है। अगर ये 10 घट गया मतलब यही तो 10 घटा है, वो तो बदला ही नहीं है। अगर सिस्टम पर, बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आया, सेम चेंज ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में भी काइनेटिक एनर्जी में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम रट लो, ठीक है, एकदम रट लो अच्छे से। चलो देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है राइट दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। दो पार्टिकल हैं, एम और एम मास के, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2। क्वेश्चन में कहा गया है इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिख के बताइए। हमें याद है कि सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जो रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास का है, उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऐसे लिखते हैं, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर लिखते। म्यू कितना है, म्यू की जगह पे हम लिखेंगे m/2, m/m+n, सो हाफ m/2। व्हाट इज वी रिलेटिव? एक पार्टिकल की वेलोसिटी v1, एक की v2, दोनों परपेंडिकुलर। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2 या वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। मैं आशा करता हूं आप सभी को यह पता है कि इस केस में दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, इसका स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आ गई काइनेटिक एनर्जी। अदरवाइज अगर मुझे ये नहीं रटा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूंगा, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। इसको आई कैप, इसको जे कैप लिख सकते हैं। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता चल गई तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v1 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। फिर इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे? v2 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में मैं दोनों की वेलोसिटी निकालूंगा, फिर दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा और दोनों को जोड़ूंगा, तो रास्ता लंबा हो जाएगा। चलो देखो ये क्वेश्चन अगर मेरी बातों को समझ गए हो तो चुटकियों में बना दोगे, और नहीं तो अच्छा खासा टाइम लगा दोगे। देखो, दो बॉल दिखाए गए हैं यहाँ पे, 2 kg और 4 kg मास के, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द कोलिजन इज 0.5। ये दोनों कोलाइड करते हैं, इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है। बच्चों आपको बताना है कि इस कोलिजन में व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब नॉर्मल तरीके से करेंगे तो पहले हम पूरा कोलिजन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों की वेलोसिटी निकालेंगे, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस बताएंगे। लंबा रास्ता है, लंबा रास्ता है। अभी तक जितना कुछ पढ़े उनमें से कुछ क्रिटिकल बातों को याद करें। मैंने साफ साफ कहा था, कोलिजन, एक्सप्लोजन, इस तरह की चीजों के होने से सेंटर ऑफ मास का मोशन प्रभावित नहीं होता। अभी जब कोलिजन नहीं हुआ है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, जरा बताइए तो मुझे। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास राइट नाउ? लेट अस टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, m1 v1 2 into 4, दिस विल बी नेगेटिव, v2 इज नेगेटिव, इसलिए -4 into 1, 2 into 4 पॉजिटिव, 1 into 4 नेगेटिव, m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2 by m1 plus m2. What is m1 plus m2, students? It is 2 kg plus 4 kg, 6 kg. So this becomes 8 minus 4, 4 by 6. This is 2 by 3 meter per second. Am I right? 4 2 ja 8 minus 4, that is 4, 4 by 6, that is, okay, 2 by 3 meter per second is the initial velocity of center of mass. Collision has happened. Let us say collision has happened. Collision होने के बाद
इन दोनों की वेलोसिटी कुछ बदल गई, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई, पर कुछ बदल गई। पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बदली है। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? तो सेंटर ऑफ मास का मोशन क्यों बदलेगा भाई? ये सेंटर ऑफ मास जो एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये अभी भी इसी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, अभी अभी मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जो कि अभी हमारे क्वेश्चन में है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम इज सेम एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे, तो ग्राउंड फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर है। तो क्या सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव हुआ उसको लिखना आसान है? क्या सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव हुआ उसको लिखना आसान है बच्चों? क्या आसान है? बहुत आसान है। चलो, ये एक्चुअली में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया, बट जरूरत नहीं है, मैं भूल गया था इसलिए लिख दिया, ईमानदारी की बात। चलो देखो, रिड्यूस्ड मास कितना है? 2 kg इंटू 4 kg 2 + 4 8/6 4/3। रिड्यूस्ड मास पे ध्यान दो बच्चों। देखो हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितनी बदली। ओहो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझते हो क्या? अगर समझते हो तो चुटकियों में बनेगा। काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम इज हाफ म्यू u relative square, half 4/3. What is the relative velocity of these two objects? 4 और 1 5, 5 square. This is the initial kinetic energy of the system in center of mass reference frame, right? अब collision हो गया. What is kinetic energy of the system? Final kinetic energy of the system in center of mass reference frame. Again same formula, half mu is 4/3, v relative. What about v relative? यही है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जादू। देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है? इट इज रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ध्यान से सुनो मेरी बात। टक्कर होने के बाद दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से दूर जा रहे हैं। एक बॉल पे बैठ के देखें तो दूसरा कितने वेलोसिटी से दूर जाता हुआ दिख रहा है टक्कर के बाद। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टक्कर के पहले एक बॉल पे बैठ के देखें तो दूसरा किस वेलोसिटी से पास आता दिख रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस रेशियो को ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। देखो यहां इस बॉल में बैठ के देखो इसको किस वेलोसिटी से पास आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 5, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? 2.5. नहीं समझे? अरे नहीं समझे। ये एक बॉल पे बैठ के दूसरे को देखेंगे टक्कर होने के बाद, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट डिवाइडेड बाय इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन विच इज 5, इस रेशियो को ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आंसर है 5 into 0.5 दैट इज 2.5। तो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में इस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर, टक्कर होने के बाद सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। बेटा दोनों का ले लो डिफरेंस, दिस माइनस दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? आंसर है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास की गाड़ी में जो आदमी बैठा है उसको काइनेटिक एनर्जी में लॉस यही दिखेगा। ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसको भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस यही दिखेगा, क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है
तो ग्राउंड के फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वही सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चेंज है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम इज काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ mvcm²। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये तो बदला ही नहीं, तो जो चेंज यहां है वही चेंज यहां है। ग्राउंड फ्रेम में देखें या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखें, द चेंज इज सेम। तो ग्राउंड फ्रेम में इसको सॉल्व करने में मुझे समय लगेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में गौर से देखो बच्चों, हमने चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कुछ किया ही नहीं। ये सब तो ऐसे ही मैं गलती से लिख दिया था मैंने, ये सिंपली ऐसे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मैंने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकाला, वही लॉस होगा ग्राउंड फ्रेम में। सो इसी की बेसिस पे मैं चाहता हूं कि तुम खुद ये प्रूफ करो, इन ए परफेक्टली इनएलास्टिक हेड ऑन कोलिजन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर। क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ, जैसे अगर फिर से ऐसा कहा जाए कि ये 2 kg का बॉल है और ये 1 kg का बॉल है, इसकी वेलोसिटी मान ले 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन में लिखा है कि दिस इज परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन, मतलब आफ्टर कोलिजन बोथ विल, हेड ऑन कोलिजन है 1 डायमेंशन और परफेक्टली इनएलास्टिक, मतलब कोलिजन होने के बाद हम सभी जानते हैं कि ये दोनों एक जैसी स्पीड से चलेंगे, एक जैसी वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी से चलेंगे। परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस तुम एक झटके में लिख सकते हो हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर। म्यू का मतलब क्या है? रिड्यूस मास, 2 × 1/2 + 1 वो म्यू। यू रिलेटिव क्या है? ये कोलिजन के पहले रिलेटिव स्पीड कितनी है? 15 का स्क्वायर, वही आंसर है। क्यों बच्चा देख, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में अगर हम जाते हैं, ये दोनों टक्कर के बाद सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं v, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है इस समय? यही है v। टक्कर के पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? यही है। अरे यही है, क्यों? सेंटर ऑफ मास की मोशन थोड़ी चेंज हुआ। अगर टक्कर के बाद दोनों v वेलोसिटी से चल रहे हैं, परफेक्टली इनएलास्टिक है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी v, तो सेंटर ऑफ मास की v। टक्कर के पहले सेंटर ऑफ मास का मोशन थोड़ी बदला यार, अभी भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी शुरू में भी यही थी v। दैट मीन्स, प्लीज गौर किया जाए, सेंटर ऑफ मास का मोशन, जनरल बात है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो नहीं बदलेगा, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन जब नहीं बदलता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ग्राउंड फ्रेम में देखें या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम होता है। बच्चों जरा देखना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अगर मैं पूछूं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या दिख रहा है तुम्हें सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी? अरे 0। अरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? v। तो सेंटर ऑफ मास की गाड़ी में बैठे आदमी से पूछोगे इस बॉल की वेलोसिटी 0, इस बॉल की वेलोसिटी 0, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी छूमंतर हो गई, पूरी गायब हो गई, तो दैट इज लॉस, दैट इज लॉस्ट। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी ही गायब हो गई, 100% गायब हो गई। कितनी थी काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में? हम रट चुके हैं कई बार कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखिए, म्यू की जगह 2 × 1/2 + 1 लिखिए, रिलेटिव वेलोसिटी इस एग्जांपल में 15 है, 15 स्क्वायर लिखिए। कोलिजन के पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये काइनेटिक एनर्जी थी और ये पूरी गायब हो गई। क्यों? टक्कर के बाद सेंटर ऑफ मास और ये दोनों ब्लॉक सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास में बैठे आदमी को इनकी कोई स्पीड ही नहीं दिखती। सेंटर ऑफ मास फ्रेम के ऑब्जर्वर से पूछोगे काइनेटिक एनर्जी क्या है? बोलेगा 0। अभी कुछ देखी थी 150, अभी 0, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी छूमंतर हो गई। तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो पूरी गायब हो गई। लॉस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो लॉस हुआ वही लॉस ग्राउंड फ्रेम में भी होता है। तो ये सही हो गया ना बच्चों? इस पार्ट को, इसके 2-3 स्लाइड पहले को हो सके तो 2 बार देख लेना,
समझ लोगे तो शायद बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर ले जाओगे। अब ये इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे बच्चों को बहुत तकलीफ देते हैं। ये दो ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड रखे हैं हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे, और आप सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं दोनों की स्पीड, दोनों का मास सेम है। आप m1 m2 भी ले सकते हो, पर मैं अभी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दोनों का मास सेम मान लेता हूँ। ऑल ऑफ ए सडन मैंने इसको वेलोसिटी u दे दी। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और मैंने इसको एक किक दिया, एक इम्पल्स दिया, जिससे उसकी वेलोसिटी u हो गई। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। गौर करो, व्हाट इज मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u जब स्प्रिंग रिलैक्स था, और पूछा जा रहा है व्हाट इज मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इस क्वेश्चन को हम ऑफ कोर्स ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं बियॉन्ड डाउट, लेकिन सेंटर ऑफ मास की चर्चा चल रही है, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में हमें अब थोड़ा मजा आ रहा है, तो क्यों ना इसको सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में किया जाए। ग्राउंड फ्रेम में आप खुद से कोशिश कीजिएगा, मैं सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम को लेकर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी अगर इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात की जाए तो सभी को समझ में आने लगा होगा शायद कि इस वक्त ये जो सेंटर ऑफ मास नाम का इमेजिनरी पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी u/2 है, m इंटू 0 प्लस m इंटू यू डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो u/2 वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास चल रहा है। अब आपने तो जो झटका मारना था मार दिया, इम्पल्स दे दिया, अब आप हट चुके हैं। अभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी u/2 है, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो हर समय u/2 रहेगी, हर समय u/2 रहेगी बच्चों, हर समय u/2 रहेगी। सेंटर ऑफ मास में बैठे हुए आदमी से अगर आप पूछेंगे इनिशियली मतलब इस सिचुएशन में जब आप पूछेंगे कि भाई सेंटर ऑफ मास में बैठे हुए व्यक्ति, आप मुझे ये समझाइए कि आपको ये दोनों ब्लॉक का मोशन क्या दिख रहा है, तो ये साहब कहेंगे मुझे इसकी वेलोसिटी u/2 दिख रही है और इसकी वेलोसिटी u/2 दिख रही है। ठीक, सेंटर ऑफ मास एक गाड़ी है जिसकी वेलोसिटी u/2 है, उसमें तुम बैठे हो, इसकी वेलोसिटी u/2 दिखेगी और इसकी उल्टे डायरेक्शन में u/2। सेंटर ऑफ मास इज 0 मोमेंटम फ्रेम। सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम हर वक्त 0 होता है, इसमें कभी कोई डाउट है ही नहीं। तो ये दोनों ब्लॉक सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मुझे क्या दिखेगा, देखिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मुझे दिखेगा कि ये दोनों ब्लॉक को u/2 वेलोसिटी ऐसे दी गई, यही दिखेगा, है कि नहीं। तो ये दोनों ब्लॉक चलेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सोच रहा हूं ये दोनों ब्लॉक चलेंगे 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 चलेंगे, स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है। एक ब्लॉक थोड़ी देर के बाद रुका, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात कर रहा हूं बच्चों, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात कर रहा हूं। एक ब्लॉक थोड़ी देर बाद रुका, ठीक इसी समय दूसरा भी रुक जाएगा। क्यों? सेंटर ऑफ मास फ्रेम 0 मोमेंटम फ्रेम है। अगर एक रुक गया दूसरा चल रहा है तब तो मोमेंटम हो गया ना। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम होता ही नहीं है, एक रुकेगा तो दूसरा रुकेगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों के मास अलग अलग होते तो भी जब एक रुकेगा तो दूसरा रुकेगा। क्यों? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो मोमेंटम 0 होना है। अगर दोनों के मास अलग अलग होते तो भी जब एक रुकेगा तो दूसरा रुकेगा ही रुकेगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, उसको इनिशियल वेलोसिटी ये दिखी, थोड़ी देर में देखेगा स्प्रिंग स्ट्रेच होती 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 दोनों रुक गए। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का आदमी क्या देख रहा है, हम ये सोच रहे हैं अब क्या रुक जाएगा या नहीं, स्प्रिंग खिंच गई है, स्प्रिंग खिंच गई है, इसी समय मैक्सिमम एक्सटेंशन है। पर थोड़ा सा चलो आगे सोचते हैं, रुक गई स्प्रिंग, दोनों ब्लॉक रुक गए। अब स्प्रिंग खिंची हुई है, ये वापस इनको ड्रैग करेगी। सेंटर ऑफ मास में बैठा आदमी देख रहा है कि ये दोनों ब्लॉक वापस लौट रहे हैं। थोड़ी देर में देखेगा कि फिर से स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गई। बच्चों गौर करो गौर करो गौर करो, जब ये दोनों ब्लॉक नेचुरल माने स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में वापस आएगी, ओरिजिनल पोजीशन में दोनों ब्लॉक लौट के आएंगे, तो जो स्टार्ट में u/2 इधर देखी थी वो u/2 इधर मिलेगी, जो u/2 इधर देखी थी वो u/2 इधर मिलेगी। क्यों 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 क्यों? मोमेंटम तो हर समय 0 रहना है और एनर्जी भी कंजर्व्ड है, एक ही तो फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी एक ही फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, कंजर्वेटिव है, एनर्जी कंजर्व्ड है। इसकी वेलोसिटी यहां पहुंचने पे
नेचुरल लेंथ में जब स्प्रिंग थी तो u/2 थी, अभी भी u/2 होगी, अभी भी u/2 होगी, क्योंकि मोमेंटम को भी 0 रखना है और एनर्जी को भी उतनी ही रखनी है जितनी की पहले थी। तो नेचुरल, और कोई तरीका है क्या? सोच के देखो, इसकी वेलोसिटी अगर u हो जाए तो इसको भी u होना पड़ेगा मोमेंटम 0 रखने के लिए, तब तो काइनेटिक एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये कैसे होगा? एनर्जी कहां से बढ़ गई? नहीं बढ़ सकती। तो जब दोनों वापस लौट के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में खिंच गई स्प्रिंग, अब वापस नेचुरल लेंथ में आए तो दोनों का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में u/2 वेलोसिटी से होगा। अब ये स्प्रिंग को फर्दर कंप्रेस करेंगे और एक समय आएगा जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों रुक जाएंगे। जब एक रुकेगा तो दूसरा भी रुकेगा, मोमेंटम तो 0 रखना है। तो जब ये दोनों रुकेंगे उस समय स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। अब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, फिर से ढकेलेगी, फिर से वापस चलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठा आदमी क्या देखेगा? ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठा आदमी ये देख रहा है। जमीन पे खड़ा आदमी क्या देखेगा? जमीन पे खड़ा आदमी क्या देखेगा? देखना क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास u/2 वेलोसिटी से चल रहा है। जमीन पे खड़ा आदमी, ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये मोशन दिख रहा है, ये दिख रहा है ये, और सेंटर ऑफ मास खुद u/2 से इधर जा रहा है। तो जमीन पे खड़ा आदमी क्या देखेगा? ऐसा देखेगा, इजंट इट? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिर्फ ये। चलिए, हमसे पूछा गया है मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। मान लेते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन x है या x0। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काम कर रहे हैं हम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमने देखा दोनों ब्लॉक उल्टे डायरेक्शन में u/2 वेलोसिटी से जा रहे थे। उनकी काइनेटिक एनर्जी आप चाहो तो लिख लो, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लिख लो भाई। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू मतलब रिड्यूस मास, इस केस में m/2, वी रिलेटिव का स्क्वायर। वी रिलेटिव क्या है? 0u, u का स्क्वायर, या हाफ m u/2 का होल स्क्वायर, हाफ m u/2 का होल स्क्वायर, जैसे लिखना है लिख लो। ठीक है? अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? नहीं समझे? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी u/2 देखी, तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखनी है कि हम लिखेंगे हाफ m u/2 का होल स्क्वायर, और ये हाफ m u/2 का होल स्क्वायर, वैसे लिख लो। या फॉर्मूला हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो इनिशियली वी रिलेटिव क्या है? वो 0 है, ये u है, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। बोल दो भाई कि एक ही बात है। सर आप कैसे भी लिख दो, एक ही बात है। चलो, तो ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी थी ओरिजिनली। अब ये दोनों ब्लॉक चलते गए चलते गए चलते गए, रुक गए ना, काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई ना, 0 हो गई ना। कहाँ गई? अरे कहाँ गई? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी पूरी खर्च हो गई, ये क्या बन गई? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई, तो यही तो मैक्सिमम एलोंगेशन है। x0 ही तो मैक्सिमम एलोंगेशन है बच्चों। ये x0 कैलकुलेट कर लो ना, ये x0 कैलकुलेट कर लो तुम। देख लेना, जरा ध्यान से देख लेना, मैंने कुछ गड़बड़ ना किया हो। देख के तो ठीक ही लग रहा है। ओके, सो दिस इज मैक्सिमम एक्सटेंशन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। Am I right? Have you understood this? Hope so. आज का सेशन मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। और कुछ और क्वेश्चंस लेने थे मुझे, उन क्वेश्चंस को अब मैं अलग से वीडियो बना के सेंटर ऑफ मास के मोशन के ऊपर कुछ अलग से क्वेश्चंस वीडियो के फॉर्म में आपको अलग से दे दूँगा। तो आज यहीं पे रुक जाते हैं। थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड दी सेशन। Thank you.